हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कॉमर्स के मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स पार्ट 2 के बारे में। ठीक है। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था जिसपे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, कुछ ही बताए थे, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब फिगर चेंज करके कुछ भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन कैसा होता है कि अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखा हुआ है तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये ईजी हो जाता है। और मैथ्स 2 के बारे में बात कर रहे हैं या पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही एक इजी सा सिलेबस है इसके अंदर। ठीक है, एक होता है आपका मैथमेटिक्स, दूसरा होता है आपका स्टैटिक्स। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने किया था वो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट था। अब हम जो देख रहे हैं मैथ्स 2, ठीक है, ये स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट है। और बहुत सारे बच्चों ने इसको इजी तरीके से भी कवर कर लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैथ्स 2 ही इजी लगता है और मैथ्स 1 थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं, इसीलिए वो डिफिकल्ट लगता है। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि कौन से चैप्टर्स आपको करने चाहिए और कितने करने चाहिए, कितने एक्सरसाइज करने चाहिए। राइट ना। अगर अभी अभी तक जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है। अगर आप अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, जैसे कि आप ओसीएम देख सकते हो, इको देख सकते हो। एसपी वाले बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। ठीक है, ये सब आपके क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्या क्या कॉन्सेप्ट करने चाहिए, कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से दे सको। चलिए, यहाँ पे देख सकते हो कि अगेन मैथ्स 2 के अंदर 8 चैप्टर्स है टोटल। ठीक है, टोटल मिला के 16 चैप्टर्स हो गए आपके पास। अभी जो कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट है ये 6 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए आपका इंश्योरेंस एंड एन्युटी होता है, सेकेंड चैप्टर्स। ठीक है, एंड 8 मार्क्स के लिए आपका लीनियर रिग्रेशंस है। इसके बाद 7 मार्क्स का टाइम सीरीज हो गया, 7 मार्क्स का इंडेक्स नंबर हो गया। राइट, 6 मार्क्स के लिए आपको एलपीपी के क्वेश्चन पूछते हैं एंड 9 मार्क्स का आपका असाइनमेंट हो गया। एंड जो प्रोबेबिलिटी बचा वो सबसे ज्यादा वेटेज कवर कर रहा है यहाँ पे, वो है 11 मार्क्स के लिए। याद देखिए, जितना भी मैंने बताया मार्क्स, ये सब आपका क्या है, विथ ऑप्शन है। ठीक है, मार्क्स विथ ऑप्शन है ये, मतलब ऑप्शनल के साथ साथ आपको इतने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इजी चैप्टर क्या क्या जिसपे आप मार्क्स कवर कर सकते हो। टोटल 14 मार्क्स का ही तो पेपर है आपका मैथ्स 2 भी। ठीक है, इसमें से आपको जो 6 मार्क्स होते हैं वो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में चले जाते हैं, क्यों से एमसीक्यू फॉर्मेट में चले जाते हैं। तो मतलब आपको बचा 34 मार्क्स। 34 मार्क्स में आप क्या कर सकते हो, देखो 7 मार्क्स का ये इंडेक्स नंबर कर सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, टाइम सीरीज कर सकते हो, क्योंकि ये एक ही एक्सरसाइज है, ये भी ईजी है। मतलब 14 मार्क्स ऐसे ही हो गया, बचा 20 मार्क्स। ठीक है, आप इसके अंदर फिर लीनियर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ये भी एक इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राफ है और उसमें फॉर्मुलेट करने के लिए आता है एलपीपी। एंड देन इसके बाद असाइनमेंट एंड प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसी। ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन है ही नहीं, ज़्यादातर 6 क्वेश्चन ही है, और ये 9 मार्क्स कवर कर रहा है। आप देखोगे कि ये जो 4 चैप्टर्स है, यही पूरा क्या कर रहा है कि आपके मार्क्स को कवर करके देगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये 4 चैप्टर्स आपके कितने हो गए यहाँ पे। ये क्या हो गया, 15 15 27 29, 29 मार्क्स यही हो गया, और 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था, दैट इज में 34 मार्क्स ऐसे ही हो गए। लेकिन इसमें कैसा होता है ना, प्रोबेबिलिटीज आप कवर कर सकते हो, या प्रोबेबिलिटी के अलावा आप देख सकते हो लीनियर रिग्रेशन। ये इसके कैसा है, इसके आंसर एक्चुअली लेंदी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, क्योंकि इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चंस है। एक है बी वाई एक्स पूछते हैं और बी एक्स वाई पूछते हैं। एक बी वाई एक्स होता है, ठीक है, मतलब वेरिएट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन वाई ऑन एक्स पूछते हैं, या एक्स ऑन वाई पूछते हैं, ऐसे दो ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। ठीक है, और इसके बेसिस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं इसमें से बताऊंगा आपको, थर्ड चैप्टर में बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितने आपको करने चाहिए। देखिए, इसमें एक जो क्वेश्चन है वो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी इंश्योरेंस एन्युटी भी एक तरह का इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया है तो। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज में इंश्योरेंस है, दूसरे एक्सरसाइज में एन्युटी है। एन्युटी का कॉन्सेप्ट इतना ईजी है कि आप पेपर देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, या सिलेबस जगह अगर आप सॉल्व करोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार इसको सॉल्व कर लो ना एन्युटी के कॉन्सेप्ट को, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट भी करोगे, इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है। राइट, कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको कमीशन के बारे में दिया गया है। देखिए, आपको सेल्समैन को कितना कमीशन देना चाहिए, डेल क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए, तो आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्किप करना फॉलो करते हैं इसको, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। देखिए, ये जो है आपका फर्स्ट एंड सेकंड, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा इसको स्किप करने पे ही बिलीव करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप देखिए उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि देखिए मैथ्स है, ऑब्वियसली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है।
ये कोई थियरी नहीं कि आप उसको बाय करके जाओगे तो आपका इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जितने आपने चैप्टर्स यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, फर्स्ट से लेके सेवन तक के, ये सारे मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे मैंने अपनी तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, उसको इजी मेथड में समझाने की कोशिश की है ताकि हर एक बच्चे इसको कवर कर सके। ठीक है, आते हैं अभी चैप्टर्स पे और देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है इसके अंदर आप देख सकते हो, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर टोटल तो इसके अंदर 15 से 16 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेसिकली, कितने 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से आप देखिए कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो इसी तरीके से, वो उसको आप देख लीजिए क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो मैं जब तक ऐसा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका समझ में नहीं आएगा, राइट ना। तो जिन बच्चों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या जिसको लगता है इजी, तो डेफिनेटली तो ये चैप्टर डेफिनेटली इजी है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 1.2 पे, जहाँ पे आपको कुछ बिल दिया गया है, बिल के बेसिस पे यहाँ पे सॉल्व करना होता है, जैसे कि आपने बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में सीखा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे दिया गया है। ये जो देख रहे हो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि बिल ऑफ रुपीज इतना इतना और उसको ड्रॉन किया हुआ इतने, और आपको टाइम दिया गया इतना। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट दिया गया है, आपको एन निकालना है, ठीक है, या बैंक का डिस्काउंट निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैं सॉल्व एग्जांपल दिखा रहा था। अगर आप प्रैक्टिकल में यानी कि एक्सरसाइज में देखोगे तो यहाँ से आपका स्टार्ट है कितना, 8 से, राइट। तो ये सब यहाँ पे बन जाते हैं। अगर जिसको नहीं होता है तो वो क्या कहते हैं ना, एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से 2-3 क्वेश्चन जहां तक आपको इजी लगता है वहां तक उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए एक्सरसाइज में से। तो आपका एटलीस्ट एक्सरसाइज का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ऐसा टाइप के अगर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं, या 1-2 मार्क्स के लिए भी आते हैं, या 3 मार्क्स के लिए भी आते हैं, तब एटलीस्ट को कुछ ना कुछ तो कवर करोगे, पेपर स्किप तो नहीं करोगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, मैथ्स का पेपर स्किप कर देते हैं। स्किप करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ ना कुछ अपने एक्सरसाइज में से पढ़िए। ठीक है, और डेफिनेटली वैसे कॉन्सेप्ट आते ही हैं तो आप इजीली कवर कर सकते हो। जैसे मैंने अभी सेकंड चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इंश्योरेंस एंड एन्युटी। इंश्योरेंस में क्या है ना, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूज है, पॉलिसी वैल्यूज है। ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि प्रॉपर्टी वैल्यू है क्या, पॉलिसी वैल्यू है क्या, क्लेम कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और कैसे उसका ये मतलब कितना प्रीमियम आएगा, कैसे करना है, वो सब नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इसमें मैंने वीडियो बना दिया हुआ है, पूरा लेक्चर्स लिया हुआ है। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होती है, पॉलिसी वैल्यू क्या होती है, देखिए लॉस कैसे कवर करते हैं, क्लेम कैसा करते हैं। ईच एंड एवरी पार्ट को मैंने कवर किया हुआ है। देखिए, आप उसको फॉलो कीजिए। एन्युटी तो मैंने जैसे कहा कि बहुत ही ईजी सा एक कॉन्सेप्ट है एन्युटी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उसमें इतना ईजी तरीके से आपको दिया गया है कि आप उसको इजी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे जैसे तो टोटल 16 ही क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके अंदर एन्युटी के सिर्फ फॉर्मूला लगाना है आपको। तो एनएलडी में 2 टाइप के ही फॉर्मूला दिए गए हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं बस। और इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ आपको प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, ये सब मालूम होना चाहिए। जैसे तो यहाँ पे ये जो है ना, ये एन्युटी का फॉर्मूलाज है, और जो ये क्लेम वाला देखा ना, ये इंश्योरेंस का फॉर्मूलाज है, राइट। तो ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो, अमाउंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है एन्युटी ड्यू दिया हुआ है, और ये एन्युटी इमीडिएटली एन्युटी दिया हुआ है। क्वेश्चन में मेंशन आता है इमीडिएट एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे देख सकते क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है एन्युटी ड्यू लिख दिया हुआ है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे देखोगे कि एन्युटी इमीडिएट दे दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाइड होगा इसमें का। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है द अमाउंट, हाँ यही फाइंड आउट करना है, अमाउंट ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर इसमें पूछेंगे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये दोनों मेंशन होना चाहिए, इमीडिएट एन्युटी होना चाहिए और प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला। देखिए, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप चैप्टर को स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरा बस इतना ही कहना है कि कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस के अंदर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और 1-2 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो पेपर आप इजी तरीके से कवर कर सकते हो। लीनियर रिग्रेशन क्लास में बोलूँ इजी कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, ये कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ इसमें एक चीज का डिसएडवांटेजेस आपको, वो है आपका कैलकुलेशन पार्ट। देखिए, इसमें कैलकुलेशन बहुत करना पड़ जाता है। ठीक है, तो बच्चे इसलिए इसको छूते भी नहीं है, लेकिन इसमें इजी है। ठीक है, मुझे ज्यादातर इजी इनका ये लगता है 3.3 का एक्सरसाइज। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर रिग्रेशन दिया हुआ है, लेकिन इसको साइमल्टेनियसली इक्वेशन जैसा है उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है,
मतलब आपको दो इक्वेशन दिया है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्या बनते हैं कि फाइंड द एक्स बार वाई बार और कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। बस ज्यादातर ये होता है। देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टू रिग्रेशन इक्वेशंस आ दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक्स बार और वाई बार निकालना है। क्या करना है आपको, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं कि वेरिएबल को सेम करते हैं, किसी एक वेरिएबल को सेम सेम करके एक्स वाई कैंसिल करते हैं, कोई एक कैंसिल होता है, उसमें से एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू आती है, जो वैल्यू आई है उसको एक्स बार और वाई बार बोलते हैं, ठीक है। और इसी इक्वेशन से क्या करना है आपको, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना होता है, ठीक है। अभी तो मैं आपको ऐसा बता ओरली बता ऊपर ऊपर से, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो मेरे ख्याल से आप इसका लेक्चर देख लीजिए, तो बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से मतलब ये क्वेश्चन बनते ही हैं। और मैं ये बता दूं, ये 3.2 है, ठीक है। इसके अंदर ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना आप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे सेवन में देखिए, 7 से लेकर 12 तक ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए इसी मेथड में दिए गए, ठीक है। मीन दिया गया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया, इसमें से एक 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 क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से आते हैं, या ऐसे कॉन्सेप्ट के एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बनता है आपका। देखिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 100% आपका एग्जाम में बनते ही बनता है, ठीक है। क्लियर, तो इसको आप कर लीजिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, तो एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर। इसमें तीन ही टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें एक आपका एक तो लीस्ट स्क्वायर मेथड दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, और जो थर्ड है आपका वो है ट्रेंड एनालिसिस, एक देख सकते हो ग्राफिकल है, एक ट्रेंड वैल्यूज हो गया, और ये वाला क्वेश्चन या मूविंग एवरेज, यस। मूविंग एवरेज में से तीन ही मूविंग एवरेज ही है आपके पास, एक 5 ईयर्स का, एक 3 ईयर्स का, एक 4 ईयर्स का, ठीक है। ये पूरे सिलेबस के अंदर इतने ही हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 4 ईयर्स का मूविंग एवरेज दिया गया है, तो ये तीन ही क्वेश्चन है, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स और 3 ईयर्स। तो ये चैप्टर तो बिल्कुल नहीं स्किप करना है आपको, इसका ग्राफ भी सीखे जाना है आपको, ट्रेंड भी सीखे जाना है, और मूविंग भी सीखे जाना है। इंडेक्स नंबर भी आपको स्किप नहीं करना, तो इस इंडेक्स नंबर पे ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं मैं, किसी फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कीजिए। और चैप्टर इजी है, नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सिलेबस के रिगार्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। एलपीपी का ग्राफ, देखिए ग्राफ रखी जाए, ग्राफ बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये बच्चों ने ग्राफ जिनको नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के, दो टाइप के ही सिर्फ क्वेश्चन है। देखिए देख सकते हो यहाँ पे ये मैक्सिमाइज के क्वेश्चन हो गए, और यहाँ से मिनिमाइज के क्वेश्चन हो गए, राइट। तो डेफिनेटली ये सब कीजिए क्लास, ठीक है। ये सब करने से क्या होगा, आपका अच्छा खासा मैथ्स में मार्क्स निकल सकता है, ठीक है। और फिर चैप्टर नंबर 7 तो बिल्कुल नहीं स्किप करना, ठीक है। ये सब पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। क्यों मैं लेक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इजी से कॉन्सेप्ट में समझाया, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स को कवर कर सको। मेरा तो बस यही मोटिव है कि हर एक बच्चा अच्छे से पास हो जाए, अच्छे खासे मार्क्स निकल जाए उनको, ठीक है। 7 चैप्टर में दो ही है, एक असाइनमेंट एक सीक्वेंस है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने क्लास में करवाता हूँ बच्चे लोग को, तो उनको बहुत ईजी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखिए, ऐसा टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी मेरे लिए ईजी है, लेकिन आपके लिए भी ईजी होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग, कि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्या जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं। जैसे देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पीएमएफ निकालना है। पीएमएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। इसमें जो ये जो पी दिया ना, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज होती है, ठीक है। मतलब रैंडम वेरिएबल का वैल्यूज होता है, एक्स क्या अपना रैंडम वेरिएबल है। ये सबको प्लस करने पे कितना चाहिए ना आपको, 1 चाहिए। कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो ये 1 है, तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। अगर नहीं है तो फिर नहीं, इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी मास। इतने इजी, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आप ऑब्जेक्टिव्स में कवर कर सकते हो, या एक दो मार्क्स के लिए कवर कर सकते हो। बाकी देखिए ये प्रोबेबिलिटी तो चैप्टर में बोल सकता हूँ इजी है, क्योंकि इसमें भी जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ज्यादातर मीन के बनते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यूज हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन नंबर 12 से देखो, ये सब जो क्वेश्चन है ना आपका, वही टाइप का क्वेश्चन है। मीन हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यूज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, और भी क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो, तो ये सब, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये इसको करके जाना, ये एक तरह का एक ही टाइप का क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ से, तो इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं ये क्लास, राइट। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता, जैसे अभी मैंने बोला कि 7 चैप्टर, पार्ट 1 में मैंने बताया था 7 चैप्टर्स आपको करना चाहिए, एक ही एक्सरसाइज है। सेम उसी तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है पीडीएफ का। देखिए पीडीएफ के अंदर क्या होता है ना, ये जो आपकी प्रॉपर्टीज है, मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे बता दूं, ठीक है। देखो ये पीएमएफ की प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा, प्रोबेबिलिटी और डेंसिटी फंक्शंस लिखा हुआ है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। उसमें से सबसे मेन ये वाली प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज करके आप अपने
सम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या इंटीग्रेशन आ गया, देखिए ये इंटीग्रेशन के बेसिस पे ही आपको सम को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डिफाइंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हाँ डिफाइंड इंटीग्रेशन है ये। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आपको 8.2 यहाँ पे स्किप करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद आपको ये जो 8.3 है, इसके अंदर एक लिमिटेड फॉर्मूला दिया गया है, वो फॉर्मूला सिर्फ आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये एक तरह का इजी हो जाएगा और ये एग्जाम में आते ही है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला देखो यहाँ पे मीन वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखो ये वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ एक्स है। ठीक है, ये इस तरीके से निकालते हैं NPQ, राइट। ये और एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन, इसको बोलते हैं मीन भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं और मीन भी बोलते हैं, इसको NP करके निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको P क्वेश्चन में गिवन है तो आपको यहाँ पे Q निकालना पड़ेगा, तो Q का जो फॉर्मूला है वो ऐसा निकालते हैं हम लोग, Q इक्वल टू 1 - P। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। तो ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हो, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिकली। अब जो आता है आपका 8.4, ठीक है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेस है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होता है वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होता है, इसका कैसा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही ये कर पाओगे, राइट ना। और इसमें ये जो फॉर्मूला है वो यूज होता है, P ऑफ x इक्वल टू x। ये तो क्वेश्चन यहाँ पे यूज होते हैं ये 8.4 के अंदर, जो कि साथ ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। लेकिन आप प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते हो तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से या 3 से, चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक के चैप्टर को अच्छी तरीके से सॉल्व करके जाइए। एक्चुअली मैथ्स तो इजी होता है लेकिन फिर भी बच्चे लोग को बहुत सारे चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे मैंने कहा कि चैप्टर के स्टार्टिंग के जो भी एक्सरसाइज होते हैं ना, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होते हैं वो इजी इजी दिए गए थे, वो भी आपने अटेम्प्ट कर लिया ना प्रैक्टिस में, तो आप पेपर अच्छे खासे दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का वेटेज तो बता दिए कि कितने मार्क्स के लिए यहाँ पे कवर होता है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयारी कर लीजिए। मैंने चैप्टर्स भी बता दिए, ये सब चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अपना पेपर कवर कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता मैथ्स में, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस